नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राह सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पिछली कड़ी में जो बातें चल रही थी हमारी आपकी, और आज उसके नेक्स्ट कड़ी में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे, जिसका चर्चा हम लोग इस काफ़ी दिन से इस पे चल रही है। और फंडामेंटल राइट अंतिम टॉपिक पे पहुंचने के कगार पे है, और इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको एक अंतिम पायदान अपने मंजिल तक इसको पहुंचाया जाए। आइए चर्चा करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और इसको समझ बताने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि फंडामेंटल राइट के मूल संविधान की बात की जाए तो उसका ये 7वां फंडामेंटल राइट है, और वर्तमान की अगर बात की जाए, जब से संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन कर दिया गया, उसका ये 6वां फंडामेंटल राइट है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जो आर्टिकल 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 32 क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में वह बातें कही गई हैं कि जैसे अभी तक जो हमें आर्टिकल 12 से 35 तक या जो अधिकार मिले हैं, चाहे वो राइट टू लाइफ है, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इस बात का वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है कि कौन प्रोटेक्ट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट को। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, उस पर हम अपना एक मकान या इमारत नहीं बना पाएंगे, तो फिर उस प्रॉपर्टी का एंजॉय क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं रह पाएगा तो उस पर कोई एंजॉय नहीं हो सकता। उसी तरीके अगर हमारा फंडामेंटल राइट का कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा तो उसको कोई एंजॉय नहीं कर सकता, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, वो मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 32, अंतिम फंडामेंटल राइट है ये। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि अगर कभी प्रश्न आ गया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब वहां हम प्रस्तावना को टिक करेंगे कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, प्रियम्बल। लेकिन अगर प्रश्न में कभी इस बात की चर्चा करेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब वहां हम आर्टिकल 32 टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यह प्रश्न एक मतलब कि संशय इसमें बना रहता है, इसलिए कई बार कई कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि अगर कभी पूछ लिया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना, प्रीएम्बल। अगर कहीं प्रश्न पूछ लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 यहाँ होगा। आर्टिकल 32 अगर हम चर्चा देखना चाहेंगे तो हम उसके पहले एक डिस्कस करना चाहेंगे कि हमें संविधान का जो प्रोटेक्शन मिलता है वो 4 प्रारूपों में मिलता है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 13 जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है कि किसी भी ऐसे कानून संसद के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, उसको ओवर रूल कर सकती है, ओवरराइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है। फिर आर्टिकल 359 की बात करता है। 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन है वो 4 आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, ऐसा कोई कानून अगर बनेगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू की चर्चा की गई है। आर्टिकल 359 जो इमरजेंसी की बात करता है कि सिर्फ इमरजेंसी में ही फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है, जो स्वयं हम पढ़ा रहे हैं इसको। और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट की बात करता है। आइए अब चर्चा करते हैं इन चारों आर्टिकल को। अगर कभी अपवाद स्वरूप पूछ लिया एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 की चर्चा करता है। आर्टिकल 32 2 प्रारूपों की बात करता है। आर्टिकल 32 में किसी इंडिविजुअल 2 बात की इसमें चर्चा है, उसको पहले समझ लीजिए, ये तो नोट कर लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। आर्टिकल 32 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 32 2 बातें करता है। किसी इंडिविजुअल पर्सन का
अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन हो तो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहली बात तो ये कहता है आर्टिकल 32। वहीं फिर यह अधिकार देता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को देता है और एक सुप्रीम कोर्ट के अधिकार देता है कि वह फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट का जो शाब्दिक अर्थ है वो निर्देश होता है या आदेश। ठीक, 2 बातें करता है ये आर्टिकल 32। कोई इंडिविजुअल पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन हो तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहली बात ये चर्चा हुई। दूसरी बात अधिकार यह देता है आर्टिकल 32 कि वह सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अब आइए नेक्स्ट जो बातें यही चर्चा की गई हैं, अब यहाँ रिट क्या कहलाती है ये हम एक बार चर्चा करते हैं। यही बातें हमने यहाँ लिखा है। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन हो तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित मतलब कि जस्टिफाई, वाद योग्य बनाने के लिए जो है प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। यहाँ तक की बातें हम इसी में भी चर्चा किए थे आपसे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हर्बस कार्पस रिट जो है। इसका लैटिन शब्द अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालेंगे इसका तो होता है सशरीर उपस्थित होना, विद बॉडी प्रेजेंट, मतलब सशरीर उपस्थित होना। कब यह रिट जारी की जा सकती है? यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। गिरफ्तार या निरुद्ध का तात्पर्य भी गिरफ्तारी का होना होता है। कब, इस बात को बस एक संक्षेप में आप जाने रखिए। अगर आप इसकी किताबी लैंग्वेज जाएंगे तो वहाँ फिर बहुत बड़े लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ सशरीर उपस्थित होना। और कब जारी किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो। क्यों जारी किया जाता है? आवश्यक क्यों है ये? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 आप करिए 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बात की गई है। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? लोक प्राधिकारी मतलब जैसे एसडीएम, डीएम या कोई भी लोक प्राधिकारी का अगर तात्पर्य आप समझना चाहेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य से अथॉरिटी गेन करता हो, जिसको कोई प्राधिकार प्राप्त है शासन से, उसे लोक प्राधिकारी के दर्जे में रखा जाता है। किसके विरुद्ध? लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति, इस टर्म को याद रखिए। ऐसा ये एक रीट है जो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी प्राप्त है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति कि कोई ना ही कोई लोक प्राधिकारी जो है पब्लिक सर्व जो अथॉरिटी होती है वो, और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति के। फिर क्या कहता है इसमें? न्यायालय अपने सामने बंदी को उपस्थित होने का आदेश देता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सशरीर उपस्थित होना, अर्थात जिस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो उसे सशरीर उपस्थित होने का आदेश देता है अपने सामने। और होता क्या है इसमें कि अगर उसे अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायालय बरी कर सकता है। अवैध हो तो उसे बंदी को मुक्त कर सकता है। अपवाद क्या है इसमें कि न्यायपालिका द्वारा आपराधिक मामलों में अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाने का आदेश दिया गया, गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, तो उसमें यह रिट मान्य नहीं होगा। दूसरा कि निवारक निरोध में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो, निवारक निरोध हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन लॉ बता चुके थे आपसे, उसमें इस बात की चर्चा की गई है। निवारक निरोध या नजरबंदी का शाब्दिक अर्थ हम आपको उस पर एक मतलब कि बहुत बाकायदा बताए हैं आपको कि निवारक निरोध का शाब्दिक अर्थ हुआ कि अपराध करने के संशय के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना बिना अपराध किए जाने के पहले ही, उसे कहा जाता है निवारक निरोध। संशय के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, इसका शाब्दिक अर्थ यह मतलब हुआ। तो यह हुआ आर्टिकल 32 का बंदी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। हाँ, यह बात और कि आप इसके लैटिन शब्द जो इसका इंग्लिश शब्द है इसको भी याद रखिए, क्योंकि कमीशन यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह बातें पूछी गई हैं।
कभी कभी यह इंग्लिश शब्द ही देवनागरी लिपि में लिख के दे देता है। अब हम देखते हैं कि परमादेश, दूसरा क्या है कि परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ, लैटिन जो अर्थ है वह है कि हम आदेश देते हैं। किसको क्यों जारी किया जाता है? जब किसी लोक प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाए। मान लीजिए कि आपका अपने तहसील या किसी अपने मुख्यालय में किसी एसडीएम से कोई काम है, कोई ऑफिशियल वर्क है या किसी दस्तावेज संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है आपको, और बार बार अगर आप उसके पास गए और वह न सुनता रहे आपकी बातों को, तब आप सीधे अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन बताते हुए अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब ये जारी किया जाएगा उसके लिए, जब किसी लोक प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाए तब। तो उसमें होगा क्या होगा? कर्तव्य के पालन हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, और अब उसके ओथ को, जो उसके शपथ लिया था उसने उस पद को ग्रहण करते समय, उस बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याद दिलाया जाएगा। यह हुआ परमादेश। जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से न करे तब यह रिट जारी की जा सकती है। अपवाद क्या है कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, निजी इसलिए यहाँ मना किया गया है अपवाद स्वरूप कि अगर किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि यह काम करो तुम हमारा, अगर वो नहीं करना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। निजी व्यक्ति के लिए यह अपवाद है, यह मान्य नहीं है। राष्ट्रपति के लिए यह बातें अपवाद में रखी गई हैं कि आप उससे कोई कार्य करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो अगर कोई बात मना कर दिया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह अपवाद है। राज्यपाल और न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जब यहाँ एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, जब वह वर्किंग पीरियड में हो, मतलब जब वह कार्यरत हो जो है अपने पद पर, तब तक अगर आप उससे कोई भी बात नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती बात मनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ आप लोग प्राधिकारी को ले सकते हैं, लेकिन अपवाद इसको, क्योंकि न्यायाधीश बिना अपने विवेक और बिना साक्ष्य के आधार पे कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं दे सकता, इसलिए उसको यह अपवाद में रखा गया है। अगर ऐसा न होता तो हम तारीख पे तारीख जो जाते रहते हैं कोर्ट में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते थे। तो यह मान्य नहीं है। जो संविधान बनाया गया तो उसमें यह बातें, जो दर्शन, इसी को कहते हैं कि संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी इतनी मजबूत थी, जो दर्शन था उनका कि आगे क्या चीज़ें हो सकती थी, वो पहले इस बात का अवलोकन किए थे, और जो चीज़ें वो लिखे हैं वो आज समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर उसका मिसयूज हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अब आइए हम देखते हैं कि प्रतिषेध संबंधी रिट क्या है। कि तीसरा इसका जो रिट जारी करने की है वो प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, मना करना। अर्थात जब कोई निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कोई डिसीजन दे, तो डिसीजन देने से पहले ही इसमें मना किया जाएगा। डिसीजन नहीं दिया जा रहेगा, उसके पहले मना किया जाएगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय ना दें। यह निचली अदालत के लिए है। आपको मालूम है कि भारत में 3 स्तर की न्यायपालिका पाई जाती है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। 3 प्रकार की अदालत। तो निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए यह रोकती है, जो है, अगर डिसीजन देने से पहले। अगर डिसीजन दे दिया तो अगला रिट जारी हो जाएगा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहा जाता है कि प्रमाणित करना। अर्थात निचली अदालतों या अधिकरणों मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे होता है, तो उसमें यह लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी है और निचली अदालतों के विरुद्ध भी है। इसमें अगर कोई डिसीजन दे दिया आपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, तब के लिए यह डिसीजन देने से पहले का है और यह डिसीजन देने के बाद का है। अगर डिसीजन दे दिया तो उपरोक्त मामलों को अदालत अपने पास मंगवा सकती है, उस मैटर को, और उसके आदेश को निरस्त भी कर सकती है। यही इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि उपरोक्त अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय ले लेते हैं तो न्यायालय इस मामले को रद्द कर सकती है या अपने पास मंगा सकती है। यह निर्देश देने के पहले है और यह निर्देश देने के, आदेश देने के बाद का है कोई भी डिसीजन। अगर यहाँ अधिकार क्षेत्र से पहले कोई काम करेगा तो पहले मना कर दिया जाएगा। अगर यह काम कर गया कार्य कोई निचली अदालत, तो यहाँ उसको रद्द किया जा सकता है या फिर अपने पास मंगाया जा सकता है। लास्ट है क्यू वारंटो। ठीक, आपका प्राधिकार क्या है? जैसे कि इसको अभी लेटेस्ट अगर आप जो है समझिए, तो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी
सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से अगर प्रवेश पा गया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए वहां पहुंच गया हो, अब कोई थर्ड पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी कर दे कि यह व्यक्ति उस पद को गलत तरीके से अवैध धारण किया है, तो अब यह जारी किया जा सकता है कि कोई भी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करता है तो यही पूछा जाता है कि आपका प्राधिकार क्या है, आप किस प्राधिकार से, किस अथॉरिटी से यहाँ आए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए धारित करता है, तब यह उसके विरुद्ध रीट जारी की जाती है। यह हुआ रीट जारी करने संबंधी नियम, और कुछ बातें और आपको इसमें हम बताना चाहते हैं कि रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, लेकिन उसमें दो बातें डिफरेंस करती हैं कि अगर रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है तो वह केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित, उसके वायलेशन से संबंधित रीट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति या तो 232 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपनी फंडामेंटल राइट के वायलेशन से संबंधित पिटीशन लेके, तो उसको वहां यह बात बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, इस बात को अवलोकन वहां दिखाना होगा। अगर आर्टिकल 226 का प्रयोग करके वह हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, एक तो फंडामेंटल राइट से संबंधित तो रीट जारी कर सकता है, और दूसरा फंडामेंटल राइट के अलावा भी, जैसे कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित जो भी सार्वजनिक पद से संबंधित लोक प्राधिकारी होते हैं, उनसे संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे उससे संबंधित भी वह रीट जारी कर सकता है। प्रश्न में आता है कि रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है जो है, अगर यह बात आए तो दोनों हो सकती है। अगर कह दे कि फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर सिर्फ रीट शब्द रहे, प्रश्नों को ध्यान से समझना है कि अगर रीट की बात करेगा, सामान्य जनरल वे में बात करेगा, तो वहां जो है दोनों रहेंगे। अगर स्पेसिफाइज कर देगा किसी चीज को तो वहां सीधा सुप्रीम कोर्ट रहेगा। यह है आर्टिकल 32 जो स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल फंडामेंटल राइट का भाग भी है। यहाँ तक बात चर्चा कर चुके हम। अब यहाँ से बचेगा आर्टिकल 31 जिसे एलिमिनेट किया जा चुका है, उस पर भी हम एक बार आपको जरूर बताएंगे कि क्यों दिया गया था संपत्ति का अधिकार और फिर क्यों संपत्ति के अधिकार को बाहर किया गया। संविधान में संपत्ति के अधिकार को देने के समय क्या उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का, और बाद के समय में क्यों उसे समाप्त किया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे, जिससे कि एक ओवरव्यू फंडामेंटल राइट का आपके दिमाग में बना रहे। एक लेक्चर और इस पे लिया जाना है जिसमें हम आपसे यह बताएंगे कि फंडामेंटल राइट में कैसे करेक्शन किया जा सकता है, कैसे संशोधन किया जा सकता है, किसके पास फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति है। इन सभी पे चर्चा करते हुए अभी 32, 33, 34, 35 तक हम आपको इस पे डिस्कस करेंगे सारे, कोई भी इसका टॉपिक छूटेगा नहीं। और हम आशा करेंगे, उम्मीद रहेगी कि अगर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और आप एक बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को हल करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। तब तक के लिए अगर हमारा कंटेंट आपको सही लगे तो हमें सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।